बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्यभान सर, केमिस्ट्री फैकल्टी, और आपका जेई केमिस्ट्री इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिवल एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर है ग्रुप 15 का हैलाइड ऑफ फास्फोरस। आज हम लोग पढ़ेंगे हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस और यहाँ पर हमारा ग्रुप 15 कंप्लीट होगा। 16, 17 और 18 बच जाता है, जो कि इससे बहुत कम छोटा छोटा टॉपिक्स है सब, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे आज हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के हैलाइड। ध्यान दीजिए बच्चों, फास्फोरस के दो हैलाइड होते हैं, तो यहाँ पर लिखे हैं फास्फोरस के दो हैलाइड्स होते हैं, या फास्फोरस दो प्रकार का हैलाइड बनाता है। अब कौन कौन सा हैलाइड बनाता है ध्यान देंगे आप। तो पहला बनाता है हैलाइड, बाबू मेरे, हैलाइड माने कि हैलोजन PX3, और दूसरा है दोस्त PX5। अब कहिएगा सर X क्या है, तो X यहाँ पर हैलोजन एटम्स हैं, जो कि ये सूचित करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को। किसको सूचित करेगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन को सूचित करेगा। कहिएगा सर जी आयोडीन क्यों नहीं होता है, तो आयोडीन जब इसके जगह पर आता है तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी उसका डिस्टर्ब होता है। दैट मीन्स PI5 एग्जिस्ट नहीं होता है लेकिन स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हमने X जगह पर क्या रख सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन और दोस्त ब्रोमीन, ठीक है ना। अब देखिए मेनली हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है किसके लिए, तो ध्यान दीजिएगा क्लोरीन वाला के लिए। किसके बारे में हमको पढ़ना है सिलेबस में? अपने इस सिलेबस में हमको क्लोरीन वाला पढ़ना है। दैट मीन्स इसके फलस्वरूप क्या क्या बन सकता है, तो PCl3 एंड PCl5। X हटाकर हमने क्लोरीन को रख दिया है, तो PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ये स्पष्ट ना। अब बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण की बात की जाए तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, अमोनो वायलेंट एटम यहाँ पर 3 है, तो 5 या 3 8, और 8 में 2 से भाग देते हैं। ये कंसेप्ट आप सीखे हुए हैं, तो 4 आएगा। जब 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है दोस्त? sp3 होता है। वैसे ही मेरे दोस्त इसका हाइब्रिडाइजेशन यदि निकाला जाए मेरे फ्रेंड, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए, HYB संक्षेप में लिख रहे हैं, प्रसंकरण हिंदी होता है, तो फास्फोरस का 5 होता है, और मोनोवैलेंट एटम इसके पास 5 है, तो 5 और 5 10, और 2 से भाग देते हैं तो 5 आता है, जिसके फलस्वरूप हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d आता है। क्या आता है दोस्त? sp3d आता है। अब इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो PCl3 का स्ट्रक्चर जरा ध्यान दीजिएगा। PCl3 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल 4 है, तो ये रहा आपका फास्फोरस, और इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। यहाँ पर यदि लोन पेयर भी निकाला जाए मेरे बाबू कि फास्फोरस पर लोन पेयर कितना होगा, तो क्या करते हैं मेरे दोस्त कि जितना ये वैल्यू आया है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, स्टेरिक नंबर, SN नंबर जिसको बोला जाता है, उसको लिखते हैं और देखते हैं मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम कितना है, 3 है, तो इसमें से 3 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लोन पेयर इसके पास 1 होगा। स्पष्ट ना। यहाँ पर भी हम लोग लोन पेयर का कैलकुलेशन करेंगे, तो बताइए ये 5 है तो लिख देंगे 5 जो वैल्यू आया है। सराउंडिंग एटम 5 है, तो यहाँ 5, तो 5 - 5 माने कि 0। इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। आपको पता होगा जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो शेप जो होता है, शेप होता है, जो स्ट्रक्चर उसका होता है टेट्राहेड्रल होता है, तो एक तो आपका लोन पेयर हो जाएगा और 3 क्लोरीन को ऐसे सजा देंगे। तो ये हो गया आपका PCl3 का स्ट्रक्चर। आई होप कि कंसेप्ट समझे होंगे। वैसे ही मेरे दोस्त PCl5 का स्ट्रक्चर बना जाए तो sp3 के लिए होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ट्राइगोनल यहाँ बना देंगे, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है ना, यहाँ कर देंगे, या ऐसे बनाते हैं, ट्राइगोनल बनाते हैं पहले, क्लोरीन क्लोरीन और एक ऊपर क्लोरीन, और PCl5 का स्ट्रक्चर है। इसको डॉट डॉट इमेजिनेशन करने के लिए मिला सकते हैं, 3D में इमेजिंग करने के लिए मिला सकते हैं। ये जो है एक ही प्लेन में है, ये जो है ये है ऐसे है, और इसके ऊपर क्लोरीन और नीचे भी क्लोरीन। आप खूब ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, तो ये वाला जो बॉन्ड का लेंथ है, बॉन्ड का लंबाई है, इनके तुलना में, तीनों की तुलना में ये बड़ा बड़ा है।
ठीक है ना, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल कहते हैं, इक्वेटोरियल बाउंड, ये आपका जो है इसको हम लोग इक्वेटोरियल बाउंड कहते हैं, इक्वेटोरियल बाउंड है। इसमें आपसे पूछा है इक्वेटोरियल बाउंड कितना है, तो एक और ये दो, और ये जो होता है तीनों, ये इसको एक्सियल बाउंड कहते हैं, एक्सियल बाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सियल बाउंड कहा जाता है। अब इसके बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये बड़ा है, तो इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है, इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है 240 पिकोमीटर होता है, 240 पिकोमीटर होता है। इसके बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 220 पिकोमीटर होता है। आई होप कि आप इसको समझे होंगे। अब आपके मन में ये बात क्लिक होता होगा सर कि ये इसमें इक्वेटोरियल बाउंड की संख्या पूछ दिया जाए, इसमें यदि इसमें इक्वेटोरियल बाउंड की संख्या पूछ दिया जाए तो कितना होगा, 2, जो कि वीक होता है। अब ये कैसे वीक होता है, तो देखना बड़ा है और ये छोटा है, तो बताओ मान लो ये है, दोनों को जोड़ के इतना बड़ा बना लिया, तो इसको तोड़ना आसान है कि छोटका को तोड़ना आसान है, बड़का को तोड़ना आसान है। तो जो बड़ा है वो कमजोर है और जो छोटा है वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, जिसको एक्सियल बाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सियल बाउंड की बात की जाए कि एक्सियल बाउंड कितना होगा, तो 1 2 3 होगा, कितना होगा 3, जो कि इसके तुलना में स्ट्रॉन्ग होगा, इसके तुलना में क्या होगा फ्रेंड, स्ट्रॉन्ग होगा, 3 है। स्पष्ट ना? तो इतना आप कंसेप्ट समझ गए हैं। PCl 5 में कौन बाउंड वीक होता है, कौन कमजोर होता है, ये सब आप कंसेप्ट समझ गए। अब इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे। प्रिपरेशन किस तरह से PCl 3 को हम निर्माण करेंगे, किस तरह से बनाया जाता है, PCl 5 किस तरह से बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप इतना कॉपी में नोट करें पहले। तो बाबू मेरे अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, किस विधि से हम लोग को PCl 3 बनाए, PCl 5 बनाए। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ PCl 3। ध्यान दीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ PCl 3। PCl 3 बनाने की विधि देख मेरे भाई, हम फास्फोरस लेंगे। अब फास्फोरस में कौन सा फास्फोरस लेंगे, तो व्हाइट फास्फोरस को लेंगे और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा के PCl 3 बना लेंगे, या थायोनील क्लोराइड से भी अभिक्रिया करके व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ भी करा करके हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, PCl 3 प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन को डायरेक्ट समझिएगा, ठीक है ना, स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, या अपने से लिख भी सकते हैं। क्या कि हम लोग क्या करेंगे, जब फास्फोरस की अभिक्रिया और ये जो फास्फोरस जो होगा क्या होगा, तो व्हाइट श्वेत फास्फोरस होगा, इनकी अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो PCl 3 का निर्माण होता है, PCl 3 बन गया। अब इसके साथ क्या क्या, इसके साथ फास्फोरस को डायरेक्ट क्लोरीन के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं तो PCl 3 बनता है। इसको आप बैलेंस कर सकते हो, तो बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बनाना क्या है, PCl 3, जो कि मेरे पास मिल गया। या आप क्या कर सकते हो मेरे भाई कि आप व्हाइट फास्फोरस को ले लीजिए और थायोनील क्लोराइड को ले लीजिए, थायोनील क्लोराइड SO2Cl2, ये थायोनील क्लोराइड है, थायोनील क्लोराइड एक बोलते हैं। अब इनकी अभिक्रिया करा दिए, ये Cl2 है, थायोनील के साथ अभिक्रिया करा दिए तो भी PCl 3 बनेगा, तो भी क्या बनेगा, PCl 3, लेकिन इसके साथ SO2 गैस निकलेगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में H2Cl2 निकलता है। क्लियर? अब ये प्रिपरेशन हम लोग देख लिए PCl 3 का। अब हमको ध्यान देना है इधर। अब प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं PCl 5 का। ध्यान दीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ PCl 5, आप इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हो कि जब व्हाइट फास्फोरस की अभिक्रिया क्लोरीन के सीमित मात्रा के साथ कराई जाती है, क्लोरीन के सीमित मात्रा के साथ कराई जाती है तो PCl 3 का निर्माण होता है। या व्हाइट फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया, या फास्फोरस की अभिक्रिया लिख सकते हो, फास्फोरस की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो PCl 3 का निर्माण होता है। एकदम सेम स्टेटमेंट लिख सकते हो इसके नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ना? अब देखिए हम लोग PCl 5 बना रहे हैं, तो PCl कुछ नहीं, वही चीज एकदम सेम P4 और सीमित मात्रा, तो इसको एक्सेस मात्रा कर देंगे, माने ज्यादा ले लेंगे, अधिक के मात्रा Cl2 करा देंगे तो PCl 5 बन जाएगा। हो गया, PCl 5 हमको चाहिए था, बन गया। या एकदम सेम P4 ले लीजिए और SO2Cl2 थायोनील क्लोराइड ले लीजिए, एकदम सेम है, बस इसमें मात्रा सीमित मात्रा माने कम रहे और इसमें हम बढ़ा देंगे,
इसमें क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, बस हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा PCl5 आप प्लस SO2। ठीक है ना, हो गया, बन गया, जो बनाना था ये बन गया। एकदम सेम है बनाने की विधि, एगो में मात्रा कम करिए और एगो में मात्रा ज्यादा करिए, दोनों का प्रिपरेशन हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो आप इतना नोट कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिसिस इसका, PCl5 का जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, PCl3 का जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो इतना आप नोट कर सकते हैं या शॉर्ट स्क्रीन इसका ले सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे इसको मिटा करके, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब हेडिंग लगाइए हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का हिंदी होता है दोस्त जल अपघटन, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन। ध्यान देना मेरे दोस्त, एकदम आसान रिएक्शंस करके हम बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3 एंड PCl5। देख मेरे भाई, पहले रिएक्शन को हम लिखते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म। PCl3 इनकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, H2O के साथ कराएंगे, ठीक है ना। अब देखो PCl3 हो गया, PCl5 इनके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन ये जो हो रहा है ना PCl5 ये आंशिक अपघटन कराएंगे, आंशिक जल अपघटन। ठीक है ना। फिर PCl5 लेंगे, यहां ले लेंगे हम PuCl3। चलिए PuCl3 यहाँ पर पूर्ण जल अपघटन होगा, पूर्ण जल अपघटन। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके मैकेनिज्म को, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास PCl3 है, PCl3 का स्ट्रक्चर आपको अभी बताया गया है कि ऐसे होता है और पानी टूटता है, आपको बताया गया ये पानी जब टूटता है तो H2O जो टूटता है तो या करके H प्लस और OH माइनस में टूटता है, OH माइनस में। ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म समझ लीजिएगा तो रिएक्शन में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान दो, इधर क्लोरीन और फास्फोरस है, क्लोरीन और फास्फोरस है, और इस दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यदि कंपेयर करें तो आपको पता है, ऑर्डर याद होगा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मान फास्फोरस से ज्यादा होता है। आपको याद करने का ट्रिक भी बताया गया है कि फोन क्लब इश्क पीएच मेटल, ठीक है ना। तो इस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पर पॉजिटिव, ठीक है ना, इस पर नेगेटिव तो फिर इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव तो फिर उधर इस पर पॉजिटिव, ठीक है ना। अब आप बताइए ये जो पॉजिटिव है किसको चाहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को चाहेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव को चाहेगा, किसको चाहेगा, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को चाहेगा। आप लोग को पता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। नेगेटिव नेगेटिव रहे तो विकर्षण होगा, माने दूर जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रहे तो भी दूर जाता है। तो एकदम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा देंगे हम लोग। तो ये जो है H क्लोरीन के पास जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, ठीक है ना, और OH फास्फोरस के पास जाएगा। अच्छा बताइए कितना यहाँ पर H प्लस चाहिए, एक क्लोरीन एक H प्लस लेगा, ये क्लोरीन एक H प्लस लेगा, ये क्लोरीन एक H प्लस लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो HCl तो निकलवे करेगा। अब फास्फोरस, जब ये फास्फोरस है तो इस पर पॉजिटिव 1 2 3 जनरेट हो रहा है तो OH 3 गो लेगा, ये पॉजिटिव भी लेगा, ये भी, तो P कै गो ले लेगा, P कै गो ले लेगा, OH 3 गो ले लेगा, OH माने क्लोरीन हटा के OH दे देंगे सब जगह, और इधर HCl 3 मोल HCl निकाल दो। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन 3 है तो लिख देंगे 3, ठीक है ना। फास्फोरस 1 है तो फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 1 2 3 है तो प्रोडक्ट मेरे को क्या दिख रहा है बताओ तो दोस्त, HCl और H3PO3। तो यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा HCl प्लस H3PO3। आई होप कि आप लोग पहला
रिएक्शन समझ गए होंगे, एकदम आसान है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कंपेयर कर दिए हैं, पॉजिटिव निगेटिव में तोड़ दिए हैं और पॉजिटिव को निगेटिव में सटा दिए हैं और निगेटिव को पॉजिटिव में सटा दिए हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है। आई होप कि मैकेनिज्म समझ गए होंगे, ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड वाला का रिएक्शन देखते हैं, सेकेंड वाला का रिएक्शन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। PCl5 है, अभी हम लोग देखें PCl5 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H प्लस और OH में। एक बात यहाँ पर लिखा गया है, आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन मतलब कम, थोड़ा मात्रा में। तो यहाँ पर थोड़ा मात्रा में जब पानी है और PCl5 ज्यादा है, तो आप बताइए ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ठीक है ना, ये तीनों तो सेम होता है अभी बताएं, और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है जो कि बड़ा होता है और कमजोर होता है। तो ये बॉन्ड टूटेगा कौन कौन पहले टूटेगा, तो ये आपका बॉन्ड टूटेगा बहुत जल्दी, ये आपका बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंसेप्ट लगा लो भाई। तो इस पर नेगेटिव तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव तो इस पर पॉजिटिव, और H प्लस तो ये H प्लस किसको चाहेगा, तो ये H प्लस चाहेगा जाएगा नेगेटिव के पास, ये भी नेगेटिव के पास जाएगा। फिर OH कहाँ जाएगा, ये OH इस पॉजिटिव के पास और नीचे से रह जाएगा, माने जितना क्लोरीन हटेगा उतना OH जाके सटेगा, ठीक है ना। तो इसके फलस्वरूप क्या बन जाएगा, नीचे हम लिख दें तो P, और यहाँ हो जाएगा आपका क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब क्लोरीन तो टूट गया तो इसके जगह पर OH आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा नीचे OH, और साथ में क्या निकलेगा मेरे बाबू क्या निकलेगा, तो H प्लस क्लोरीन को रहना तो यहाँ HCl, दो गो निकलेगा HCl, कहा कि H प्लस HCl और फिर है से HCl। आप लोग बैलेंस भी कर सकते हो। अब देखो ध्यान रखना, एक एटम पर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आगे नोट लिखाएंगे कि एक एटम पर या एक कार्बन पर दो गो OH स्टेबल नहीं होता है, उससे पानी निकल जाता है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ से एक परमाणु पर दो गो OH है, तो यहाँ से हम लोग पानी को निकाल देंगे, ठीक है ना। या इसको हम लोग H2O निकाल देंगे और फिर जाके जल अपघटन होगा, तो P और ऑक्सीजन एक बच गया जिसको डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, और ये क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, या इसी को हम लोग POCl3 लिख सकते हैं, और HCl तो निकल ही रहा है। तो मेन प्रोडक्ट मेरे पास क्या मिल रहा है, POCl3 प्लस HCl। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रोडक्ट इसका रिएक्शन का आंसर POCl3 प्लस HCl। आप इसको बैलेंस कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई होप कि आप इस मैकेनिज्म को समझे होंगे, ठीक है ना। ये बॉन्ड कमजोर होता है, ये मजबूत होता है, तो टूटेगा यही ना। आपको आंशिक जल अपघटन कराए हैं, थोड़ा मात्रा में जल अपघटन करा रहा है, तो हमारे पास बाई प्रोडक्ट के रूप में POCl3 मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन को समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आई होप कि आप लोग थोड़ा बेसिक जानते होंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब POCl3, तो अभी हमारे पास POCl3 यही ना था। अब यहाँ पर पूर्ण जल अपघटन करा रहे हैं, माने H प्लस OH माइनस, तो पूर्ण माने सब टूटेगा, हाइयो टूट जाएगा बेचारा, हाइयो टूट जाएगा, हाइयो टूट जाएगा। तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, माने कई गो क्लोरीन है, तीन गो, तो तीनों हटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और तीन गो OH दे दीजिए तो P डबल बॉन्डेड O, OH OH OH, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं P यहाँ या लिख सकते हैं इसी को, हाइड्रोजन तीन गो है तो H3, ठीक है ना। फास्फोरस है तो फास्फोरस है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 तो O4। तो क्या प्रोडक्ट मेरे पास निकल रहा है, HCl और H3PO4। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट निकलेगा H3PO4 प्लस आपका HCl निकल रहा है, बैलेंस कर सकते हैं। तो आई होप कि ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आप लोग खूब अच्छा समझे होंगे, मैकेनिज्म आपको खूब शानदार समझाया गया है, ठीक है ना। तो आप इतना नोट करें। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस से जनरेट हो सकते हैं, और आपके 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब PCl5 का आंशिक तथा पूर्ण जल अपघटन कराया जाता है। तो आप आंसर में लिख सकते हो, आंसर में हम लास्ट में स्टेटमेंट बोल देंगे
उसको इसमें लिख लेना है, हम समझा रहे हैं आपको। देख भाई क्या होता है जब PCl5 का आंशिक और पूर्ण जल अपघटन कराया जाता है। तो देखो आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, जब आंशिक जल अपघटन कराया जाता है PCl5 का H2, तो अभी आपको दिखाएं प्रोडक्ट क्या बन रहा था, क्या बन रहा था, तो PuCl3 बन रहा था प्लस HCl बन रहा था। तो इसमें क्या लिखेगा आंशिक जल अपघटन में, तो कहिएगा PCl5 का, इसके नीचे लिख लेना है कि जब PCl5 का आंशिक जल अपघटन कराया जाता है तो PuCl3 तथा HCl का निर्माण होता है। फिर हेडिंग लगाना है पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन। तो क्या लिखिएगा इसमें PCl5, ठीक है ना, या PuCl5 Cl3 लिख सकते हो, PCl5 या PuCl3, PCl5 रहे या PuCl3 रहे, बात एक ही होगा। इसका जल अपघटन पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो क्या बन रहा था, तो H3PO4 प्लस HCl बन रहा था। तो यहाँ पर हेडिंग लगा के क्या लिखेगा पूर्ण जल अपघटन के नीचे, इसके नीचे क्या लिखेगा कि जब PCl5 का पूर्ण जल अपघटन कराया जाता है तो H3PO3 जिसको फास्फोरिक एसिड कहते हैं, फास्फोरिक एसिड तथा HCl का निर्माण होता है। हो गया, ये बोर्ड एग्जाम में आए 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग स्टेटमेंट के थ्रू लिख सकते हो। सबसे पहले इसका आंसर में लिखेगा, हेडिंग लगेगा आंशिक जल अपघटन, इसके नीचे लिखना है कि PCl5 का आंशिक जल अपघटन कराया जाता है तो PuCl3 तथा HCl का निर्माण होता है, रिएक्शन लिख देना है। फिर पूर्ण जल अपघटन, तो इसके नीचे पहले लिखना है कि जब PCl5 का पूर्ण जल अपघटन कराया जाता है तो फास्फोरिक एसिड H3PO4 तथा HCl का निर्माण होता है, उसके नीचे ये रिएक्शन को लिख देना है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, अभी आपको बताया PCl5 के स्ट्रक्चर में कि PCl5 को हम लोग जब तोड़ते हैं तो क्या होता है, क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, क्या होता है जब PCl5 को विघटित किया जाता है या गर्म किया जाता है, क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है या विघटित कराया जाता है या डिकम्पोज कराया जाता है। तो आंसर में क्या लिख दीजिएगा आप लोग, पहले हम बोलेंगे आपको लिख लेना है। तो देख मेरे भाई PCl5 जो है इसको यदि हम गर्म करेंगे तो PCl3 प्लस Cl2 गैस मुक्त होता है। क्यों, आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है और ये बड़ा होता है। यदि हम गर्म कर रहे हैं तो जो कमजोर होगा, तो ये बॉन्ड कमजोर होता है टूट जाएगा, ये बॉन्ड कमजोर होता है टूट जाएगा, तो PCl3 न बचेगा, अब प्लस कोलिन टूट के अलग हो जाएगा तो Cl2 निकल जाएगा। तो ये दोनों बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है। इस तरह से नीचे आपको दिखा सकते हैं। तो आंसर में क्या लिखिएगा कि जब PCl5 को गर्म किया जाता है तो PCl3 तथा Cl2 में विघटित हो जाता है, या आंसर हो गया। या नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि जब PCl5 को गर्म किया जाता है तो PCl3 तथा Cl2 में क्यों टूट जाता है, यह विघटित क्यों हो जाता है। तो क्या कहेंगे कि PCl5 के स्ट्रक्चर से स्पष्ट है कि इसका इक्वेटोरियल बॉन्ड कमजोर तथा एक्सियल बॉन्ड मजबूत होता है, इसलिए इसको गर्म करते हैं तो दोनों इक्वेटोरियल बॉन्ड टूट जाता है, जिसके फलस्वरूप PCl3 और Cl2 का निर्माण होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट बोल दिए आप, हम लोग स्टेटमेंट हम बोल दिए हैं, आप लिख सकते हैं और इसको उतार सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है। तो आंसर में क्या मेंशन करिएगा कि जब PCl5 को गर्म किया जाता है तो PCl3 तथा Cl2 का निर्माण होता है। या इसी क्वेश्चन को उलट सकता है कि जब PCl5 को गर्म किया जाता है तो PCl3 तथा Cl2 में ब्रेक होता है, टूट जाता है। क्यों, तो क्या करिएगा कि इसके स्ट्रक्चर बना लेना है, इस तरह से कर देना है, वीक इसको टूटते हुए दिखा देना है और ये प्रोडक्ट लिख देना है। और इसमें लिखना है कि स्ट्रक्चर में 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड तथा 3 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। हम जानते हैं कि इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल के तुलना में बहुत कमजोर होता है, इसलिए इसको गर्म करने पर PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। इतना आप नोट करें। अब देखिए PCl3 और PCl5 की रिएक्शन किसके साथ, तो एस्टिक एसिड CH3COH को एस्टिक एसिड कहा जाता है और यह है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इनके साथ अभिक्रिया को हम ले रहे हैं। किसका, तो PCl3 और PCl5 का रिएक्शन विद CH3COH एंड
C2H5। ध्यान दीजिएगा PCl3 को देखते हैं। पहले हम अभिक्रिया करा रहे हैं CH3 COOH और किसके साथ, तो PCl3 के साथ पहले देखेंगे। उसके बाद अल्कोहल की अभिक्रिया C2H5OH की अभिक्रिया किसके साथ, तो PCl3 के साथ। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा और कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CuCl। अब कैसे बनेगा अभी हम मैकेनिज्म आपको समझाने वाले हैं। और इसके साथ में H3PO3 बनेगा। फिर इसमें क्या बनेगा, तो इसमें C2H5Cl और यहां पर H3PO3 बनेगा। जरा समझिएगा ये बनता कैसे है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है CH3 और C डबल बॉन्डेड OH, ठीक है ना, या C2H5, ठीक है ना, OOH है। जब भी PCl5 के साथ अभिक्रिया कराया जाए, जब भी PCl5 के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो ध्यान देना क्या क्या बनता है। आप ध्यान दीजिएगा, PCl5 के साथ कराना है हमको, PCl3 के साथ कराना है। किसके साथ, PCl3। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। हाँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा CH3COOH और इनकी अभिक्रिया PCl3 के साथ कराएंगे। ध्यान दीजिएगा PCl3, ध्यान दीजिए इनकी अभिक्रिया किसके साथ, PCl3 के साथ। तो PCl3 को क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, बोलिए। बिल्कुल हम लिख सकते हैं। PCl3 को बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, उसको दिखाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं, हम लोग समझ रहे हैं। आपको पता है कि इस पर पॉजिटिव होता है, इन सबों पर निगेटिव होता है। और ध्यान दीजिएगा कार्बन और ऑक्सीजन इस पर पॉजिटिव तो इस पर निगेटिव होगा। तो ये निगेटिव वाला फास्फोरस के पास जाएगा, माने इस प्रकार होगा। तो ये कई गो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इससे 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको 3 OH चाहिए। तो इसको 3 कर सकते हो, 3 मोल ये ले लीजिए और इनकी अभिक्रिया PCl3 के साथ कराएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां लिख रहे हैं हम क्या बनेगा। तो ये तो 3 गो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड कट रहा है इसका, तो 3 गो OH चाहिए। तो 3 गो OH माने POH के होल थ्राइस लिख सकते हैं, होल थ्राइस। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन 3 फास्फोरस 1 ऑक्सीजन 3 H3PO3 लिख सकते हो। अब देखिएगा जरा इसके साथ क्या बन रहा है। अब CS, अब बच गया क्या आपका CH3 C डबल बॉन्डेड O और OH तो निकल गया, तो क्लोरीन नहीं जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देंगे। ये कितना है, तो 3 गो है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं CH3 CuCl। तो मेन प्रोडक्ट मैकेनिज्म आप समझ गए। मेन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, H3PO3 और CH3COCl। तो देखो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट क्या मिला है, CH3COCl H3PO3। देखो CH3COCl H3PO3। इसी तरह से मैकेनिज्म से होगा। फिर दूसरा का भी मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। दूसरा का भी मैकेनिज्म देखते हैं। इधर एकदम रिएक्शन को आसान करके दिखाएंगे आपको, थोड़ा सा भी टफ नहीं लगेगा। हम देखो C2H5 लिया है और यहाँ OH है, PCl3, क्या जी, PCl3। फिर वहीं पर क्रिया करा देनी है हम लोग की। यहाँ 3, यहाँ देखो बन गया क्या, तो हाइड्रोजन यहाँ 3, तो H3 फास्फोरस 1 ऑक्सीजन 3 H3PO3 और यहाँ पर C2H5 और क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा। यहाँ 3 दे सकते हो, यहाँ क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, 3 गो क्लोरीन, 1 2 3। स्पष्ट ना। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, C2H5Cl। देखो C2H5Cl और H3PO3, तो H3PO3। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड और अल्कोहल के साथ अभिक्रिया को, कंसेप्ट को आप समझ गए हो किस तरह से यहाँ पर कंसेप्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे इसी के नीचे हम लोग देखेंगे किसके साथ बाबू, इसी चीजवा को ले लेंगे। यहाँ CH3COOH आप प्लस PCl5 के साथ लेंगे, इसके साथ अभिक्रिया देखेंगे। C2H5OH, ठीक है ना, आप प्लस
PCl5 के साथ अभिक्रिया को देखेंगे। अब देखो क्या होगा, यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा एकदम सेम कंसेप्ट लगा देना है। C2 यहां पर C2H5Cl जो बना है, यहां पर क्या बना है CH3CuCl बना है, एकदम सेम चीज वहीं उतार देना है। क्या सेम चीज वहीं उतार देना है, क्या उतार देना है, तो CH3CuCl और इसमें भी C2H5Cl। अब जो प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वह बनेगा PuCl3। यहां क्या बनेगा PuCl3 और HCl, यहां पर भी वही चीज PuCl3 प्लस HCl। अभी बनता कैसे है ध्यान दीजिएगा, इसके मैकेनिज्म को हमको लगता है कि एक मैकेनिज्म को हम समझा देते हैं तो आप दूसरा मैकेनिज्म भी आसानी से समझ जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है CH3 C डबल बॉन्डेड OH है, इनकी अभिक्रिया PCl5 के साथ, तो PCl5 के साथ इनकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग PCl5 को PCl3 और कुलीन ना लिख देंगे। अब इस तरह कंडीशन आया ना तो कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह से काट देना है, इसके फलस्वरूप जो बच रहा है प्रोडक्ट लिख लीजिए। तो प्रोडक्ट क्या क्या बच रहा है, तो CH3 C डबल बॉन्डेड O, तो CH3 C डबल बॉन्डेड O। अब लेफ्ट साइड में क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन इसमें जोड़ दीजिए, आप प्लस जो जिधर है उधर लिख दीजिए, इसको एक साइड में लिख दिए और बीच वाला को एक साइड में लिख दो PO, P इसी साइड में है ये O और क्लोरीन 3 को, तो Cl3, और इस साइड में क्या है H और Cl है, तो इस साइड में हम लोग क्या लिख देंगे HCl। प्रोडक्ट हो गया, देख लीजिए क्या बना है आपका, देख लो भाई। इसी को हम लोग या इसी को CH3CuCl लिख सकते हैं कि नहीं, तो देख लो प्रोडक्ट बन गया CH3CuCl प्लस PuCl3 प्लस HCl। बस यही कंसेप्ट लगाना। फिर दूसरे रिएक्शन को भी देख लो तुम, दूसरे रिएक्शंस को भी आप लोग देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। दूसरा रिएक्शन क्या है मेरे भाई, C2H5 वाला है, तो लो C2H5OH और PCl5 ना है तो PCl5 को PCl3 और कोलिन लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, रिएक्शन कंप्लीट करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे हम बताएं इसके सामने ये पड़ रहा है तो इसको ये उतार दो। अब क्या उतार दो भाई, तो C2H5 और इधर क्लोरीन, फिर POCl3 प्लस HCl, तो HCl। अब मिला लो प्रोडक्ट भाई, देख लो भाई C2H5Cl C2H5Cl, PuCl3 तो PuCl3, HCl तो HCl। हो गया, एकदम आसान रिएक्शन कर दिए हैं हम। मैकेनिज्म आपको ध्यान में रखना, फटाफट हो जाएगा, इसको नोट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अबाउट PCl5। PCl5 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। ये जो आपका PCl5 है ये सॉलिड अवस्था में भी एग्जिस्ट करता है और गैसीय अवस्था में, मतलब ठोस भी होता है PCl5 और गैसीय अवस्था में भी होता है, गैस अवस्था में भी होता है। अब कहिएगा सर PCl5 जब गैस अवस्था में होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका शेप कैसे होगा, तो उसका स्ट्रक्चर को इस तरह से होगा। PCl5 यदि किस अवस्था में, गैस अवस्था में होगा तो इस प्रकार ये एग्जिस्ट करेगा। PCl5 ये गैस अवस्था में, किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। लेकिन यही चीज सॉलिड अवस्था में रहे तो ये PCl5 PCl4 इस पर पॉजिटिव और PCl6 इस पर नेगेटिव, दोनों अट्रैक्शन के द्वारा आयनिक बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा रहता है, तो ये सॉलिड अवस्था में होता है। या आप ब्रोमीन का भी एग्जांपल PBr5 को भी ले सकते हैं, ये एग्जिस्ट करता है PBr4 प्लस और Br माइनस, ये सॉलिड अवस्था में एग्जिस्ट करता है। ये PBr5 जो है इसका सॉलिड रूप है, ये जो PCl5 है ये इसका सॉलिड रूप है, लेकिन PCl5 का ये गैसीय रूप है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन कर लें। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के महत्वपूर्ण कंपाउंड्स बाबू PH3 फास्जीन गैस है, फास्जीन गैस, PH3 को फास्जीन गैस कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो महक होता है, स्मेल होता है, सड़ी मछली जैसी होती है, ठीक है ना। इसका जो PH3 का हाइब्रिडेशन sp3 होता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है और इसका शेप ये होता है फास्फोरस 3 हाइड्रोजन और इसके पास एक लोन पेयर। इसका प्रिपरेशन बनाते किस तरह से है, तो ये रिएक्शन तो आपको याद होगा, हम बोले थे कि एकदम याद है होना,
चाहिए। तो यहाँ पर फास्फीन गैस मेरे को मिल रहा है। P4 और क्षार NaOH से अभिक्रिया कराते हैं तो NaH2PO2 और PH3 गैस फास्फीन गैस मुक्त होता है। ये रिएक्शन बोले तो एकदम याद, माने कि एम्स में और एडवांस में चाहे जेईई मेंस में बहुत बार पूछा है इसको, इस रिएक्शन को, इसलिए इस रिएक्शन को रट जाना है एक रिएक्शन को, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसको बनाने की विधि, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी फास्फाइड, धातु के किसी भी फास्फाइड का जल अपघटन कराया जाता है तो धातु का हाइड्रोक्साइड माने क्षार बनता है और साथ में फास्फीन गैस बनता है। CH3P2 कैल्शियम फास्फाइड जल अपघटन कराया, PH3 गैस मिला है और इसका हाइड्रोक्साइड। यदि हम यहाँ पर हम बेरियम भी ले लेते हैं या बेरिलियम भी ले लेते हैं या मैग्नीशियम भी ले लेते हैं Mg3P2 और जल अपघटन इसका कराते हैं तो क्या मिल जाता है मेरे को, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड क्या होगा MgOH के होल ट्वाइस प्लस फास्फीन गैस PH3। तो धातु किसी भी एनी फास्फाइड, धातु के फास्फाइड का जल अपघटन कराएंगे तो क्या मिलेगा, PH3 गैस मिलेगा। अब PH3 का यूजेज देखते हैं क्या है, नोट करें इसको। तो बच्चों यहाँ पर इसका यूजेज ऑफ PH3 का उपयोग कहाँ करते हैं, तो मेन इसका महत्वपूर्ण यूज जहां होता है इसका उपयोग होल्म्स सिग्नल के रूप में किया जाता है। अब आपको कंफ्यूजन होता होगा कि होल्म्स सिग्नल क्या है। तो समुद्र में, बहुत बड़ा बड़ा समुद्र में नाव चलती है जो सेना चलाता है, ठीक है ना, तो उसमें इसी को लेकर के चलता है, इसी को फास्फीन गैस को ही लेकर के चलता है। और किस रूप में उसको ले चलता है, तो कैल्शियम कार्बाइड और CH3P2 के रूप में, कैल्शियम फास्फाइड के। इसका एक पैकेट होता है, बहुत सारा पैकेट होता है। मान लीजिए साथ छूट जाए, बहुत दूर दूर चला जाए एक दूसरे के, मान लीजिए समूह निकला नाव का, ठीक है ना, सेना सबका, तो उसमें बहुत सारा डाइवर्ज होता होगा, कोई धीरा कोई बहुत फास्ट, तो उसका जब साथ छूट जाता है तो यही पॉकेट होता है, इसी का मिक्सचर का पॉकेट होता है जिसको फेंकता है वहां पर, ठीक है ना। तो जल में जाता है तो CH3P2 कैल्शियम फास्फाइड जब जल में जाता है अभिक्रिया करके कौन गैस मुक्त करता है, PH3 गैस मुक्त करता है। अब फास्फीन गैस यहाँ पर मुक्त होगा। जो ये फास्फीन गैस होता है ये कैल्शियम कार्बाइड आग लगाने के काम करता है। ये कार्बाइड को यदि आप पानी में फेंकेगा तो आग लगा देता है तुरंत। तो साथ में ये तो टूट के फास्फीन गैस बनाएगा और ये कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ये आग बनाएगा। जब आग बनाएगा तो PH3 जलने लगेगा, ठीक है ना। PH3 मैक्स P2O5 जल करके क्या बनाने लगेगा, P2O5 बनाने लगेगा। अनबर्निंग, बर्निंग मतलब जलने लगना, ठीक है ना, जल रहा है। तो ये PH3 क्या होता है, जल करके क्या बनाता है, P2O5। यही P2O5 आपको पता है, ये बता भी दे गया है, बताया भी है हम कि ये व्हाइट फ्यूम्स उत्पन्न करता है, व्हाइट फ्यूम्स, उजला फ्यूम्स उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो P2O5 या P4O10 हैज व्हाइट फ्यूम्स, इसके पास क्या होता है, व्हाइट फ्यूम्स होता है, विच एक्ट्स लाइक सिग्नल, जो सिग्नल को इंडिकेट करता है। वहां पर धुआं धुआं दिखेगा तो पता चलेगा साथी को कि यहीं से गुजरा हुआ है पार्टनर, ठीक है ना। तो इसका ये यूजेज है। अब हम लोग देखेंगे इसका PH3 का कुछ रिएक्शन, ठीक है ना, इसका रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पर आपका ग्रुप 15 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 कंप्लीट होता है। माने P ब्लॉक में हम लोग लगभग आधा से ज्यादा या आधा हम लोग हाफ कंप्लीट कर लिया है। बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है P ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12 के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम तो सोचे कि इसको पहले कवर कर लिया जाए बड़ा चैप्टर को, ठीक है ना, ताकि इसका वेटेज मार्क्स भी ज्यादा, एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे नंबर, बहुत ज्यादा नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन इससे होता है, ठीक है ना, इसलिए हमने टारगेट इसको रखा, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ PH3 किसके साथ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन ऑफ PH3 विद मेटल सॉल्यूशन, मेटल सॉल्यूशन, धातु के विलयन के साथ इनकी अभिक्रिया। तो PH3 की अभिक्रिया ना, तो मान लीजिए PH3 की अभिक्रिया धातु का सॉल्यूशन ले लेते हैं, CuSO4 ले लेते हैं, ठीक है ना। PH3 की अभिक्रिया हम लोग नेक्स्ट धातु के सॉल्यूशन लेते हैं, AgCl ले लीजिए आप, क्या आप ले लीजिए PH3 की अभिक्रिया करा देते हैं HgCl2 के साथ, धातु के सॉल्यूशन के साथ करा रहा है। तो देखिए क्या बनता है,
इसमें सब में धातु के फास्फाइड बनेगा। ये धातु है कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, सबका धातु के फास्फाइड बनेगा। तो इसका धातु के फास्फाइड कैसे बनेगा? तो मान लीजिए कॉपर का वैलेंसी 2 है, फास्फोरस का वैलेंसी 3 है, तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो कॉपर कितना हो जाएगा 3, तो Cu3, ठीक है ना, फास्फोरस 2, तो P2 बन गया, Cu3 P2 बन गया। क्या बन गया? Cu3 P2 बन गया। अब कोई ना कोई एसिड बनेगा, तो ये 2 प्लस और SO4 2 माइनस है, तो SO4 हाइड्रोजन इसमें से 2 आएगा, बना देगा H2SO4। वैसे ही सेम कर देना है। Ag का वैलेंसी 1 होता है, तो लो मेरे भाई Ag, इसका वैलेंसी 1, फास्फोरस का 3, तो ये इसके पास चल जाएगा, ये इसके पास चल जाएगा, तो Ag3 और फास्फोरस 1, तो लिख देंगे Ag3P1, दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, क्लोरीन है, तो इसका हम लोग हाइड्रोजन इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा HCl एसिड। वैसे ही HgCl2 है, इसका वैलेंसी 2 है, तो आपका हो जाएगा Hg3P2 और HCl। तो ये रिएक्शन किसके साथ देखे हम लोग? मेटल सॉल्यूशन के साथ pH3, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जितना भी है, ये जो जितना भी धातु के फास्फाइड बना है, सब ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल आर ब्लैक प्रेसिपिटेट। जो ये अवक्षेप बनता है सॉलिड अवस्था में, सब के सब ब्लैक काला होता है, ठीक है ना। तो ये हमने आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 15 को पूर्ण रूप से कंप्लीट किया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्रुप 16, ठीक है ना। सब छोटा छोटा है, अब 17 इससे भी छोटा है, और 18 सबसे छोटा एक क्लास लगेगा। तो हम लोग मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।